नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पे निकल रहे हैं जो हर पल हमारे साथ चलता है। फैसला लेने का सफर। हम सब सोचते हैं कि हम बड़े सोच समझकर तर्क से फैसले लेते हैं, पर क्या वाकई ऐसा है? हमारे पास आज जो सामग्री है, मतलब व्यवहारिक अर्थशास्त्र, न्यूरोसाइंस, मनोविज्ञान, नैतिकता पर काफी शोध है। हर्बर्ट साइमन के आइडियाज भी हैं। वो इस सवाल की कई परतें खोलती हैं। हमारा मकसद है इन स्रोतों की मदद से ये समझना कि हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया असल में कैसे काम करती है। कब तर्क हावी होता है, कब भावनाएं रास्ता दिखाती हैं, और कौन से अनदेखे फैक्टर्स हमारे चुनाव को मोड़ देते हैं। ये समझना वाकई जरूरी है, क्योंकि रोजमर्रा के छोटे छोटे चुनाव हो या फिर जिंदगी के बड़े मोड़, ये फैसले ही तो हमारी कहानी लिखते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये प्रक्रिया सीधी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमारे दिमाग की बनावट, हमारी भावनाओं के उतार चढ़ाव, हमारे क्या कहते हैं सीमित समझ और बाहरी दुनिया के संकेतों के बीच एक लगातार चलने वाली रस्साकशी है। तो चलिए इस रस्साकशी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। हाँ, शुरुआत करते हैं उस अंग से जहां ये सब होता है, हमारा दिमाग। चिंतन या सोचना, इसे एक जटिल मानसिक प्रक्रिया बताया गया है जिसमें हम अपनी इंद्रियों और याददाश्त से मिली जानकारी का कुशलता से इस्तेमाल करते हैं। इसमें अनुमान लगाना, तर्क करना, कल्पना करना जैसी कई चीजें शामिल हैं। लेकिन दिमाग के अंदर ये होता कैसे है? न्यूरोसाइंस क्या कहता है इस बारे में? हाँ, तो न्यूरोसाइंस हमें दिमाग के कुछ अहम हिस्सों की तरफ ले जाता है। एक है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, अच्छा। जो हमारे माथे के ठीक पीछे होता है। हाँ। इसे आप दिमाग का सीईओ समझ सकती हैं, एक तरह से। सीईओ। हाँ, प्लानिंग करना, तर्क करना, सही गलत में फर्क करना, भविष्य के बारे में सोचना, ये सब काम यही होता है। ये हमें सोच समझकर, मतलब लॉजिकल निर्णय लेने में मदद करता है। लेकिन फैसले सिर्फ ठंडे लॉजिक से तो नहीं लिए जाते। भावनाओं का क्या? वो कहाँ फिट होती हैं? बिल्कुल सही सवाल। यहीं पर लिम्बिक सिस्टम का रोल आता है। इसमें अमिगडला, जो कि भावनाओं का केंद्र है, और हिप्पोकैम्पस, जो यादों का भंडार है, जैसे हिस्से शामिल हैं। ये हिस्से हमारी भावनाओं और पिछली यादों को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल करते हैं। डर, खुशी, गुस्सा, ये सब हमारे फैसलों पर असर डालते हैं। कभी-कभी तो लॉजिक पर हावी भी हो जाते हैं। अच्छा। और फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं, जैसे डोपामाइन, जो हमें किसी काम से मिलने वाले इनाम का एहसास कराता है, मोटिवेट करता है, या सेरोटोनिन, जो हमारे मूड को स्टेबल रखता है। इनका बैलेंस बिगड़ने पर भी हमारे निर्णय लेने की क्षमता पर असर पड़ता है। तो एक तरफ दिमाग का लॉजिकल हिस्सा है, दूसरी तरफ इमोशनल। क्या कोई सिस्टमैटिक तरीका है जिससे हम इन सबको साधते हुए निर्णय तक पहुंचते हैं? यहाँ शायद हर्बर्ट साइमन का मॉडल काम आता है ना? हाँ, हर्बर्ट साइमन ने निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझने के लिए एक मॉडल दिया था। काफी मशहूर मॉडल है। उन्होंने इसे 3 मुख्य स्टेज में देखा। पहला, इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता, जहां हम प्रॉब्लम को पहचानते हैं, समझते हैं कि भाई फैसला लेना किस बारे में। ओके। दूसरा स्टेज है डिजाइन, जहां हम समस्या के पॉसिबल सॉल्यूशंस या विकल्प सोचते हैं, अलग अलग रास्ते तलाशते हैं। और तीसरा है चॉइस यानी विकल्प चुनना, जहां हम उपलब्ध विकल्पों में से उसे चुनते हैं जो हमें सबसे सही लगता है। सुनने में तो ये काफी लॉजिकल प्रोसेस लगता है। समस्या समझो, विकल्प बनाओ, चुन लो। लेकिन क्या असल जिंदगी में हम हमेशा इतने व्यवस्थित और रैशनल होते हैं? यहीं पर साइमन की सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आती है, बाउंडेड रैशनैलिटी, मतलब सीमित तर्क संगतता। बाउंडेड रैशनैलिटी। हाँ, साइमन ने उस विचार को चैलेंज किया कि इंसान हमेशा पूरी तरह रैशनल होकर सबसे अच्छा यानी ऑप्टिमल विकल्प चुनता है, ठीक। जैसा कि पुराने इकोनॉमिक मॉडल मानते थे। अच्छा। साइमन ने कहा कि भाई, हम सुपर कंप्यूटर नहीं है, हमारी सोच की सीमाएं हैं, हमारे पास अक्सर पूरी जानकारी नहीं होती, फैसला लेने के लिए टाइम कम होता है, और हमारी दिमागी क्षमता भी लिमिटेड है। तो इसका मतलब है कि हम हमेशा सबसे अच्छे की तलाश में नहीं रहते। अक्सर नहीं, हम वो करते हैं जिसे साइमन ने सैटिस्फाइसिंग कहा। सैटिस्फाइसिंग। हाँ, सैटिस्फाइसिंग मतलब हम उस ऑप्शन को चुन लेते हैं जो पर्याप्त रूप से अच्छा हो, जो हमारी मिनिमम जरूरतें पूरी कर दे, भले ही वो बेस्ट ना हो। इसे आप काम चलाओ समाधान ढूंढना भी कह सकती हैं। इंटरेस्टिंग। और इसी बाउंडेड रैशनैलिटी के कारण हम जल्दी फैसले लेने के लिए अक्सर मेंटल शॉर्टकट अपनाते हैं, जिन्हें ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। ह्यूरिस्टिक्स। हाँ, ये शॉर्टकट कई बार उपयोगी होते हैं, टाइम बचाते हैं, लेकिन कई बार हमें भटका भी देते हैं, गलतियों की तरफ ले जाते हैं। और यहीं से शायद उन भटकावों की बात शुरू होती है जिन्हें कॉग्निटिव बायसेस कहते हैं।
स्रोत 7 और स्रोत 1 इनका जिक्र करते हैं। ये हमारी सोच में कुछ ऐसे पैटर्न हैं जो हमें तर्क से दूर ले जाते हैं। बिल्कुल, ये सिस्टमैटिक एरर्स हैं, हमारी सोच के समझ लीजिए डिफ़ॉल्ट मोड की तरह हैं, जो हमें गलत नतीजों तक पहुंचा सकते हैं। स्रोत 1 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे लॉस अवर्जन। लॉस अवर्जन, नुकसान से बचना। हाँ, हम 100 रुपए पाने की खुशी से ज्यादा 100 रुपए खोने के डर से प्रभावित होते हैं। नुकसान से बचने की ये प्रवृत्ति हमें कई बार जोखिम लेने से रोकती है, भले ही उसमें फायदे की संभावना ज्यादा हो। सही है। और वो फ्रेमिंग इफेक्ट भी दिलचस्प है। मतलब एक ही बात को कहने का तरीका हमारे फैसले को बदल देता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे किसी खाने की चीज पर 90% फैट फ्री लिखा हो तो वो ज्यादा आकर्षक लगता है, बनिस्बत उसी पर 10% फैट लिखा होने के। जानकारी वही है, पर उसे पेश करने का फ्रेम बदल गया और हमारा नजरिया भी। वीएस सिंह के शोध में तो ऐसे करीब 12 बायसेस की पहचान की गई है। 12 और फिर हाँ, जो दिखाते हैं कि हमारे निर्णय कितने तरीकों से प्रभावित हो सकते हैं। अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। ये बायसेस इस बात का सबूत है कि तर्क के साथ साथ कई और चीजें भी हमारे फैसलों में शामिल होती हैं। और उन चीजों में भावनाओं का रोल बहुत बड़ा लगता है। स्रोत 4 और 5 दोनों ही इस पर जोर देते हैं। हमने बात की कि भावनाएं तर्क पर हावी हो सकती हैं, लेकिन क्या भावनाएं हमेशा बुरी होती हैं, खासकर जब नैतिक फैसलों, एथिकल डिसीजंस की बात हो? यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आमतौर पर माना जाता है कि भावनाएं नैतिक निर्णय लेने में बाधा डालती हैं, और कई बार ऐसा होता भी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन स्रोत 4 एक अलग नजरिया पेश करता है कि भावनाएं नैतिक निर्णयों में मदद भी कर सकती हैं। मदद कैसे? क्या है? और आपको अपराध बोध मतलब गिल्ट या पछतावा महसूस होता है, तो यही भावना आपको भविष्य में सही काम करने या गलती सुधारने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। अच्छा। जैसे कोई कंपनी अगर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के बाद शर्मिंदगी महसूस करे और फिर उसे सुधारने के लिए कदम उठाए। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, हमें दूसरों की मदद का बदला चुकाने के लिए प्रेरित करती है। करुणा या सहानुभूति, कंपैशन या एम्पैथी, हमें दूसरों के दुख को देखकर उनकी मदद करने के लिए उकसाती है, जैसे किसी आपदा के पीड़ितों के लिए दान देना। यहाँ तक कि किसी और को अच्छा काम करते देखकर मन में जो प्रशंसा का भाव उठता है, जिसे मॉरल एलिवेशन कहते हैं, वो भी हमें अच्छे काम करने की प्रेरणा दे सकता है। और घृणा, डिस्गस्ट जैसी नेगेटिव लगने वाली भावना भी? वो भी हमें नैतिक रूप से गलत कामों जैसे कि अन्याय या क्रूरता से दूर रहने का संकेत दे सकती है। ये तो सिक्के का एक पहलू हुआ, लेकिन दूसरा पहलू भी है जहां भावनाएं हमें नैतिक रूप से भटका सकती हैं। हाँ, और इसके उदाहरण भी दिए गए हैं। इमोशनल बायस हमें अपने करीबियों का गलत पक्ष लेने पर मजबूर कर सकता है, भले ही वो गलत हों। कभी-कभी भावनाएं संक्रामक होती हैं, इमोशनल कंटेजन। कंटेजन मतलब फैलना? हाँ, जैसे गुस्से या नफरत की भावना एक भीड़ में फैल जाए तो लोग ऐसे काम कर बैठते हैं जो वो अकेले में कभी नहीं करते, जैसे दंगे वगैरह। आवेग में लिए गए फैसले भी तो होते हैं, गुस्से में या जलन में। निश्चित रूप से तीव्र क्रोध या ईर्ष्या में लोग भयानक अपराध कर सकते हैं। स्रोत 4 में एसिड अटैक का उदाहरण दिया गया है। कभी-कभी बाहरी दबाव, जैसे नौकरी बचाने या प्रमोशन पाने का दबाव, लोगों को इमोशनली इतना विवश कर देता है कि वो अपने नैतिक सिद्धांतों से समझौता कर लेते हैं। जैसे झूठी रिपोर्ट बनाना या ग्राहकों को धोखा देना। हाँ, बिल्कुल। कुछ लोग मुश्किल नैतिक स्थितियों से इमोशनली बचना चाहते हैं, जिम्मेदारी लेने से कतराते हैं, इसे इमोशनल अवॉइडेंस कहते हैं। या फिर तात्कालिक भावनात्मक संतुष्टि के लिए दूरगामी परिणामों की अनदेखी कर देते हैं, इमोशनल मायोपिया। तो एक तरफ भावनाएं मददगार हैं, दूसरी तरफ खतरनाक। ऐसे में संतुलन कैसे साधा जाए? लगता है यहीं पर इमोशनल इंटेलिजेंस की भूमिका आती है। बिल्कुल। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी EI का मतलब है अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना, उन्हें महसूस करना और उन्हें सही तरीके से मैनेज करना। ये नैतिक निर्णय लेने में बहुत अहम है। अगर आप अपनी भावनाओं और बायसेस के प्रति जागरूक हैं, सेल्फ अवेयर है, तो आप उनके असर को कम कर सकते हैं। अगर आप में सहानुभूति, एम्पैथी है, तो आप समझ सकती हैं कि आपके फैसले का दूसरों पर क्या असर पड़ेगा। ये आपको बेहतर नैतिक नेतृत्व करने,
झगड़े सुलझाने, तनाव में शांत रहकर सोचने और अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोगों के विचारों का सम्मान करने में मदद करती है। तो क्या इसका मतलब है कि हमें हर फैसले में तर्क और भावना, लॉजिक और इमोशन दोनों को जगह देनी चाहिए? स्रोत 5 इसी संतुलन की बात करता है ना? हाँ, स्रोत 5 यही सुझाव देता है कि तर्क और भावनाओं को दुश्मन समझने के बजाय उन्हें साथी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए कुछ तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे मिश्रित दृष्टिकोण अपनाना, किसी फैसले के लॉजिकल पहलू जैसे कॉस्ट, आंकड़े, उनके साथ साथ उसके इमोशनल पहलू जैसे लोगों पर असर, नैतिक मूल्य, उन पर भी विचार करना। और स्टेक होल्डर्स को शामिल करना, सिर्फ डेटा नहीं उनकी चिंताओं और भावनाओं को भी सुनना। माइंडफुलनेस का अभ्यास करना ताकि हम अपनी तात्कालिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को समझ सकें, उन पर तुरंत रिएक्ट ना करें। और फैसलों के बाद फीडबैक लेना ताकि हम सीख सकें कि क्या सही रहा, क्या गलत। इसके कुछ उदाहरण भी दिए गए थे शायद। हाँ, जैसे अगर कोई नौकरी बदलने का सोच रहा है तो सिर्फ सैलरी, जो कि लॉजिक है, न देखे, बल्कि परिवार के साथ समय बिताने की इच्छा, जो इमोशन है, उस पे भी गौर करे। या अगर कोई समुदाय में सफाई परियोजना शुरू कर रहा है तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जो लॉजिक है, उसके साथ साथ लोगों की स्वास्थ्य संबंधी चिंता, जो इमोशन है, उसको भी समझे। मार्केटिंग में भी सिर्फ बिक्री के आंकड़े, जो तर्क है, नहीं बल्कि ग्राहकों के साथ इमोशनल जुड़ाव बनाना भी जरूरी है। संतुलन साधना ही कुंजी है। ये संतुलन साधना और भी मुश्किल हो जाता है जब हम असल दुनिया में फैसले लेते हैं, जहां इतने सारे बाहरी प्रभाव होते हैं। चलिए अब थोड़ा व्यवहारिक अर्थशास्त्र, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के नजरिए से देखते हैं। हमने पहले ही ह्यूरिस्टिक्स और बायसेस की बात की। अब नज थ्योरी पर आते हैं। ये क्या है और कैसे काम करती है? नज थ्योरी, जिसे रिचर्ड थैलर जैसे अर्थशास्त्रियों ने काफी पॉपुलर बनाया, इस आइडिया पर आधारित है कि लोगों के फैसलों को बिना किसी जबरदस्ती या नियम के हल्के फुल्के धक्के देकर, मतलब नज करके, बेहतर दिशा में मोड़ा जा सकता है। ये हमारी निर्णय लेने की प्रक्रिया की कमजोरियों जैसे बायसेस और शॉर्टकट्स पर ही बेस्ड है, लेकिन उनका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करती है। इसके कुछ उदाहरण क्या हो सकते हैं असल दुनिया में? कई उदाहरण हैं, जैसे कई देशों में ऑर्गन डोनेशन के लिए ऑप्ट आउट सिस्टम लागू किया गया है, यानी हर कोई ऑटोमेटिकली डोनर माना जाता है जब तक कि वो खुद मना ना करे। अच्छा, मतलब डिफॉल्ट बदल दिया। हाँ, डिफॉल्ट बदल दिया, और इससे डोनेशन रेट्स काफी बढ़ गए। भारत में स्वच्छ भारत मिशन में सोशल प्रूफ का इस्तेमाल हुआ। लोगों को बताया गया कि भाई आपके पड़ोसी और समुदाय के बाकी लोग सफाई में हिस्सा ले रहे हैं, इससे उन्हें भी प्रेरणा मिली। हाँ, ये तो देखा है। और जनधन योजना का उदाहरण भी था। हाँ, उसमें बैंक खाता खोलने को आसान और डिफॉल्ट विकल्प जैसा बनाने से करोड़ों नए खाते खुले। इसी तरह सुपरमार्केट में हेल्दी खाने की चीज़ों को आई लेवल पर रखना, या बिजली बिल पर ये बताना कि आप अपने पड़ोसियों की तुलना में कितनी ज़्यादा या कम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब नज के उदाहरण हैं जो हमें बेहतर विकल्प चुनने के लिए प्रेरित करते हैं, बिना हमारी आज़ादी छीने। वीएसआई सिंह का शोध तो भारतीय संदर्भ में कुछ और भी दिलचस्प बातें बताता है, जैसे वो खरीदारी का उत्सव प्रभाव, शॉपिंग फेस्टिवल इफेक्ट। हाँ, ये दिखाता है कि सेल या डिस्काउंट के माहौल में हम औसतन 53% ज्यादा खर्च कर देते हैं। 53%? हाँ, काफी ज्यादा है। हाँ, ये हमारी लॉस अवर्शन और फ्रेमिंग इफेक्ट जैसी टेंडेंसीज का नतीजा हो सकता है। छूट खोने का डर और बचत के फ्रेम पर ज्यादा ध्यान देना। एक और दिलचस्प चीज है जुगाड़ मानसिकता। जुगाड़? हाँ, शोध में पाया गया कि लोग सिर्फ 500 रुपए बचाने के लिए 2 घंटे ज्यादा सफर करने या मेहनत करने को तैयार थे। ये समय की कीमत को कम आंकने का उदाहरण हो सकता है। और वो दो प्रभाव तो और भी ज्यादा चौंकाने वाले थे, दादीमाँ प्रभाव और राशिफल निर्णय प्रभाव। बिल्कुल, दादीमाँ प्रभाव यानी ग्रैंडमा इफेक्ट बताता है कि 68% भारतीय किसी बड़े वित्तीय या जीवन के फैसले पर अपने परिवार या बुजुर्गों की सलाह को गूगल या एक्सपर्ट्स की जानकारी से ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं। 68%। हाँ, ये दिखाता है कि हमारे फैसलों में भरोसे, परंपरा और इमोशनल करेक्शन का वजन कितना ज्यादा है। और राशिफल निर्णय प्रभाव, हॉरोस्कोप इफेक्ट, कि लगभग 29% लोग बड़े निवेश या नौकरी बदलने जैसे फैसले लेने से पहले ज्योतिष या राशिफल देखते हैं। सच में?
29%। हाँ, ये अनिश्चितता से बचने और किसी तरह की कंफर्मेशन या दिशा पाने की हमारी गहरी मानवीय इच्छा को दिखाता है, भले ही उसका आधार रैशनल न लगे। तो इन सब जानकारियों का प्रैक्टिकल इस्तेमाल क्या है? क्या हम अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल को बेहतर बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। व्यवहारिक अर्थशास्त्र हमें कुछ रणनीतियां सुझाता है। पर्सनल फाइनेंस के लिए 3 बाल्टी नियम अपनाने की सलाह दी जाती है। 50-30-20 रूल, 50-30-20। हाँ, अपनी आय को 50% जरूरतों, 30% इच्छाओं और 20% बचत या निवेश में बांटना, या बड़ी खरीदारी करने से पहले 24 घंटे का नियम अपनाना, तुरंत खरीदने के बजाय एक दिन रुककर सोचना, ताकि इम्पल्स कंट्रोल हो। ये अच्छा है। और व्यवसायों के लिए भी कुछ सुझाव थे? हाँ, जैसे मिठाई प्रभाव या स्वीट ट्रीट इफेक्ट। ग्राहकों को छोटा सा मुफ्त उपहार देने से बिक्री 40% तक बढ़ सकती है। 40%? हाँ, क्योंकि यह रेसिप्रोसिटी की भावना जगाता है, मतलब एहसान चुकाने की, या कीमतों को 3000 के बजाय 2999 रखना, जिसे इनकम्प्लीट डिस्काउंट कहते हैं, वो 27% ज्यादा प्रभावी पाया गया, क्योंकि हमारा ध्यान बाईं ओर के अंक पर ज्यादा जाता है। इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल आज मार्केटिंग, पब्लिक पॉलिसी, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल प्लानिंग कई क्षेत्रों में हो रहा है। फैसलों से जुड़ी एक और बात है कॉन्फिडेंस। हम जो फैसला लेते हैं उस पर हमें कितना यकीन होता है। टीवी 9 की एक रिपोर्ट में एक शोध का जिक्र था जो दिमाग में कॉन्फिडेंस के लेवल को मापता है। हाँ, वो एक दिलचस्प शोध था जो एपिलेप्सी के मरीजों पर किया गया था, नैतिक कारणों से, क्योंकि उनके दिमाग में पहले से इलेक्ट्रोड लगे थे। जब उन्हें स्नैक्स चुनने जैसे सरल निर्णय लेने को कहा गया तो पाया गया कि दिमाग के टेम्पोरल लोब में कुछ खास नर्व सेल्स थीं जिनकी एक्टिविटी सीधे तौर पर उनके कॉन्फिडेंस के लेवल से जुड़ी थी। अच्छा, मतलब दिमाग में एक तरह का कॉन्फिडेंस मीटर भी होता है। हाँ, कह सकती हैं, एक तरह का न्यूरल सिग्नेचर ऑफ कॉन्फिडेंस। क्या इसे हम निर्णय यानी डिसीजन मेकिंग और निश्चय यानी जजमेंट के बीच के फर्क से जोड़ सकते हैं, जैसा स्रोत 6 में बताया गया था? ये एक अच्छी कड़ी है। स्रोत 6 के अनुसार निश्चय या जजमेंट एक तरह से राय बनाने या मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है जो अक्सर काफी तेजी से और ऑटोमेटिकली होती है, जबकि निर्णय लेना विकल्पों में से चुनाव करना है जिसमें ज्यादा सोच विचार शामिल हो सकता है। हो सकता है कि वो कॉन्फिडेंस मीटर हमारे शुरुआती निश्चय या जजमेंट से ज्यादा जुड़ा हो जो बाद में हमारे अंतिम निर्णय को प्रभावित करता हो, और कभी-कभी ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस भी बन जाता है जो हमें अपनी गलतियों को देखने से रोकता है। ये भी एक तरह का बायस है। सही बात है। और जब हमारे सामने कोई ऐसी नई चुनौती आती है जिसके लिए पुराने तरीके काम नहीं करते, तब हमें जरूरत पड़ती है क्रिएटिविटी की, सृजनात्मकता की। ये कुछ नया, कुछ हटकर सोचने की क्षमता है। हाँ, क्रिएटिविटी। ग्राम वॉलिस ने क्रिएटिव सोच की प्रक्रिया के कुछ चरण बताए हैं। पहला है तैयारी, प्रॉब्लम को समझना, जानकारी इकट्ठा करना। फिर आता है उद्भवन यानी इंक्यूबेशन, जब हम कॉन्शियसली उस पर काम नहीं कर रहे होते लेकिन हमारा सबकॉन्शियस मन उसे प्रोसेस कर रहा होता है। इसके बाद आता है प्रदीप्ति यानी इल्यूमिनेशन, वो आहा या यूरेका वाला मोमेंट जब अचानक समाधान सूझता है। वाह। फिर मूल्यांकन, क्या ये समाधान वाकई काम का है? और अंत में पुनरीक्षण, समाधान को और बेहतर बनाना, रिफाइन करना। लेकिन क्रिएटिविटी के रास्ते में रुकावटें भी आती होंगी। हाँ, एक बड़ी रुकावट है मनस्थिति यानी मेंटल सेट। इसका मतलब है किसी नई समस्या को हल करने के लिए भी उन्हीं पुराने आजमाए हुए तरीकों पर टिके रहना जिनसे हम परिचित हैं, भले ही वो अब कारगर ना हो। अच्छा, मतलब लीक से हटकर ना सोच पाना। बिल्कुल, ये हमारी बाउंडेड रैशनैलिटी और हमारी कॉग्निटिव बायसेस से ही जुड़ा है। हम अक्सर परिचित ढर्रे से बाहर निकलने में हिचकिचाते हैं। क्रिएटिव होने के लिए इस मेंटल सेट को तोड़ना जरूरी है। वैसे रचनात्मक लोगों की कुछ गुण भी बताए गए हैं। वो अक्सर इंडिपेंडेंट सोच वाले, थोड़े इंट्रोवर्ट, अपने काम के प्रति पैशनेट, कभी-कभी इम्पल्सिव और कॉम्प्लेक्स चीजों को पसंद करने वाले होते हैं। तो आज की चर्चा से ये तो साफ है कि निर्णय लेना कोई सीधी रेखा नहीं है, कोई सिंपल फॉर्मूला नहीं है। ये तर्क, मतलब हमारे दिमाग की बनावट, साइमन के चरण, मनोविज्ञान यानी हमारी सीमाएं, बायसेस, शॉर्टकट्स, भावनाएं, उनकी मदद और बाधाएं, इमोशनल इंटेलिजेंस, और यहाँ तक कि हमारी संस्कृति और सामाजिक परिवेश जैसे वो भारतीय संदर्भ वाले निष्कर्ष, इन सब का एक जटिल, एक कॉम्प्लेक्स मिश्रण है।
ये सिर्फ क्या फैसला लेना इसके बारे में नहीं है, बल्कि ये भी है कि हम कैसे और क्यों उस फैसले तक पहुंचते हैं। बिल्कुल। और इन अंदरूनी प्रक्रियाओं को समझना बेहद ज़रूरी है। जैसा कि वीएस सिंह के शोध का निचोड़ भी कहता है, अगर हम अपनी खुद की टेंडेंसीज़ को पहचान पाएं, हमारे कौन से बायस हमें ज़्यादा प्रभावित करते हैं, कौन सी भावनाएं हमें अक्सर किसी खास दिशा में धकेलती हैं, तो हम ज़्यादा जागरूक, ज़्यादा संतुलित और अंततः बेहतर निर्णय ले सकते हैं। ये सेल्फ नॉलेज हमें दूसरों के फैसलों को समझने में भी मदद करता है। और अच्छी बात यह है कि न्यूरोसाइंस और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स जैसे फील्ड लगातार इस विषय पर नई रोशनी डाल रहे हैं, जिससे हमारी समझ और गहरी होती जा रही है। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। भारतीय अध्ययनों में सामने आए दादी माँ प्रभाव, मतलब परिवार की सलाह पर ज्यादा भरोसा, और राशिफल प्रभाव यानी अहम फैसलों से पहले ज्योतिष देखना, इनको देखते हुए जरा सोचिए, हमारी सांस्कृतिक मान्यताएं जिन्हें हम शायद कभी-कभी तर्कहीन मान लेते हैं, वो अनजाने में हमारे कितने तथाकथित लॉजिकल और सोच समझकर लिए गए फैसलों को आकार देती हैं। और हम अपने इन अदृश्य, इन हिडन प्रभावों के प्रति ज्यादा जागरूक कैसे हो सकते हैं?